हेलो दोस्तों, बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी का एक नया सिलेबस। बीएससी के लिए बीएससी थर्ड ईयर में आपको पता है कि जो एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो नियम लागू हुआ है 21 में, तो उसके अनुसार ये हो गया कि जो बीएससी पहले एनुअल सिस्टम में चलता था वह अब बीएससी धीरे धीरे सेमेस्टर सिस्टम में आ चुका है। धीरे धीरे का मतलब कि पहले एक साल का एक फर्स्ट ईयर वालों का हुआ, फिर वहीं सेकेंड ईयर में गए तो उनके पीछे पीछे से जितना आता गया सब सेमेस्टर सिस्टम में होता गया और एनुअल वाले निकल चुके हैं। इस वर्ष उनका अंतिम था एनुअल वाले जो पास आउट हुए हैं। तो जो बीएससी है आपका, बीएससी का ये 5वां सेमेस्टर है, यानी थर्ड ईयर का ये 5वां सेमेस्टर है। और 5वें सेमेस्टर में आपको पता होगा, बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को ये पता है कि उसमें 2 पेपर हैं। जूलॉजी में भी 2 पेपर है, बॉटनी में भी 2 पेपर है। जो जूलॉजी के 2 पेपर हैं उसमें फर्स्ट पेपर है प्रोटोजोआ से हेमिकार्डेटा तक, प्रोटोजोआ से हेमिकार्डेटा तक, और उसके बाद है पैरासिटोलॉजी और इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें देखिएगा पेपर का नाम है, जो इसका कोड है, कोर्स कोड है वो B050501T है। ये जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है 1T, अगर जो सेकेंड पेपर होगा वहाँ पे होगा 2T। ठीक है, ये पेपर का नाम है, जो कोर्स का टाइटल है वो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। जो डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट एंड इकोनॉमिक जूलॉजी है, उस इकोनॉमिक जूलॉजी में हम जूलॉजी से संबंधित इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि बहुत से ऐसे जंतु जिनसे हमें लाभ होता है उनका हम कल्चर कराते हैं, जिसमें मुर्गी पालन और उसमें मछली पालन आता है, उसमें मधुमक्खी पालन आता है। तो ये सभी पालनों के बारे में आप पढ़ेंगे, उनके कल्चर के बारे में आप पढ़ेंगे। और पैरासिटोलॉजी भी इसमें पढ़ना है कि कुछ ऐसे भी प्रोटोजोवंश या ऐसे भी कुछ जीव हैं जिनसे नुकसान भी होता है, बीमारियां भी होती हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे जा करके उसमें। तो देखना भैया कि ये जो आपका पेपर 1 है जूलॉजी का, आपको इसके पहले भी बताए थे हम वीडियो में। एक मैंने बीएससी के लिए स्पेशली कोर्स के बारे में अपना इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं बीएससी के लिए क्या क्या कौन कौन से सिलेबस का कितना कितना यूनिट देने वाला हूं। वो वीडियो आपके यूट्यूब पे पड़ी होगी, आप देख सकते हैं उसको, और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कोर्स का सिस्टम किस तरह से चलेगा और आपको कौन कौन से सिलेबस किस तरह से आपको मिल पाएंगे। तो देखेंगे कि जो 5वां सेमेस्टर आपका है जूलॉजी से, आपको बता दें अगर इसमें, तो जूलॉजी का जो पेपर होगा उसमें 2 पेपर होंगे, तो 1 पेपर, और बॉटनी के 2 पेपर में से 1 पेपर, यानी पहला दोनों का पेपर आपको पूरा फ्री यूट्यूब पे मिलेगा। और उम्मीद है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से, बढ़िया से, अच्छे से पूरी वीडियो देख करके कम्प्लीटली अपना जो सिलेबस होगा, अपना जो कोर्स होगा, अपना जो शेड्यूल होगा उसके अनुसार आप तैयार करेंगे। और जो आपका जनवरी में या फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है 5वें सेमेस्टर का, उसकी बेहतरीन तैयारी, अच्छे से तैयारी और कंप्लीट कोर्स की तैयारी अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बाबू, इसमें जो हम लोगों का जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में जो पहली यूनिट है प्रोटोजोआ से सिलेंट्रेटा तक। यानी इसमें आपको प्रोटोजोआ पढ़ना है, पोरीफेरा पढ़ना है और सिलेंट्रेटा पढ़ना है। इसमें आपको 3 फाइलम पढ़ने हैं। एक फाइलम पढ़ना है प्रोटोजोआ का, एक फाइलम आपको पढ़ना है पोरीफेरा का, और उसके बाद एक पढ़ना है सिलेंट्रेटा का। सिलेंट्रेटा फाइलम को निडेरिया फाइलम भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है, इस फाइलम का दूसरा नाम है निडेरिया। अब इसमें देखेंगे बाबू, हम लोग जो प्रोटोजोआ पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग उसका पैरामीशियम पढ़ेंगे, पैरामीशियम की मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, मार्फोलॉजी के बाद उसका पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। उसके बाद जब पैरामीशियम ख़त्म होगा तो उसके बाद हम लोग पोरीफेरा पढ़ेंगे, और पोरीफेरा के बाद फिर हम लोग सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आपका कोर्स है, कोर्स को आप कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर। इसके पहले आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होंगे कि प्रोटो का मतलब क्या होता है, जोवंश का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, आद्य या पुराना, और जोवंश का मतलब होता है जंतु। यानी इस धरातल पर अगर जंतु बने, जीव बने, तो उसमें सबसे पुराने जो जंतु हैं वो प्रोटोजोवंश हैं।
प्रोटोजोआ से शुरुआत होती है। प्रोटोजोआ के सभी जंतु जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। इनकी पूरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एक कोशिका से बना होता है, सभी के सभी एक कोशिकीय होते हैं। तो हम इनके कैरेक्टर्स को देखते जाएंगे और कैरेक्टर को समझते जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि मैं कैरेक्टर्स एक एक बोल करके समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप कैरेक्टर्स नोट कर लेंगे और इनका आप एक कोर्स, अपना सिलेबस एक नोट बना लेंगे, जिसका आप चाहे तो रिवीजन भी कर सकते हैं बाद में। ये आपका जो जनरल कैरेक्टर है कार्डेटा का, उसमें कैरेक्टर नंबर 1 है स्मॉल माइक्रोस्कोपिक। जितने भी प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया सूक्ष्मदर्शी से इनको देखा जाता है और ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक कोशिका से होता है और इनकी बॉडी अगर एक कोशिका से बनी है तो ऑलरेडी ये छोटे होंगे, साइज में छोटे होते हैं, तो स्मॉल साइज के होते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। एनिमल्स की तुलना में अगर देखा जाए तो ये सबसे सिंपल हैं और मोस्ट प्रिमिटिव है। मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब कि पुराने में सबसे पुराने जंतु हैं। ये पुराने हैं यानी शुरुआत में सबसे बने हैं, तो पुराने में सबसे पुराने जंतु हैं, सबसे प्रिमिटिव हैं, मोस्ट प्रिमिटिव। इनिशियल टाइम में यानी शुरुआत जब हुई है जीवों की, यानी सबसे पहले बना प्रियांश, उसके बाद वायराइड्स, उसके बाद फिर वायरस, उसके बाद फिर बैक्टीरिया, और उस तरह से जीवन के क्रम में जो प्रिमिटिव बने उसके बाद जब जीव आए, जंतु यानी प्राणी आए, तो सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्राणी हैं प्रोटोजोवंस के, ठीक है ना। और सभी जंतुओं में सबसे छोटे बेचारे साधारण होते हैं यानी सिंपलेस्ट हैं, बिल्कुल साधारणतया इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ही शरीर के होते हैं। हम लोग तो बहुकोश की, हम लोगों के शरीर में बहुत सा सिस्टम पाया जाता है। इनका शरीर में कौन सिस्टम उस्टम नहीं, सिर्फ एक की बॉडी में सब काम करना है। हमारी बॉडी में सर्कुलेशन अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है, उसके बाद नर्वस सिस्टम अलग काम करता है, स्केलेटन सिस्टम अलग काम करता है, उसके बाद आपका पाचन तंत्र अलग काम करता है। तो हम लोगों में तो अलग अलग काम करता है, लेकिन इनमें बेचारे एक का कोशिका के होते हैं। तो जब एक कोशिका के होंगे तो इनकी सिंपलेस्ट बॉडी होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हम देखेंगे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है बाबू जिनकी शरीर या जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक कोशिका से होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि जिनकी बॉडी का टोटल ऑर्गेनाइजेशन ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, सिंगल सेल, एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। और जिनकी शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से 3, 4, 5, 6, 7 हज़ार, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, अरब, खरब में चला जाता है, इन्फिनिटिव में चला जाता है, ऐसे जीवों को मल्टी सेलुलर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बहुकोशिकी, ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर का मतलब हो गया एक कोशिकी और मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया बहुकोशिकी। यूनिसेलुलर का ये अर्थ निकलता है कि ये कोशिकी होते हैं, इनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। 1 या मोर न्यूक्लियाई। ध्यान दीजिएगा बाबू कि जो यूनिसेलुलर होते हैं प्रोटोजोवंस के जंतु, इनमें या तो एक केंद्रक होता है या तो 2 केंद्रक होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि इसमें मान लीजिए, थोड़ा सा केयर करिएगा इसमें कि ये एक कोशिकी होते हैं। मान लीजिए एक कोशिकी है तो इसमें 2 केंद्रक हो सकता है, एक केंद्रक और 2 केंद्रक, ठीक है ना। तो एक केंद्रक और 2 केंद्रक है तो ठीक है। अगर एक केंद्रक होगा तो इसे कहेंगे मोनोकैरियोटिक यानी 1 न्यूक्लियाई, और अगर 2 होगा, 3 होगा तो इसे कहेंगे मोर न्यूक्लियाई या बाई न्यूक्लिएट। बाई न्यूक्लिएट का मतलब होता है 2 केंद्रक वाला। अब इसमें एक चीज़ और केयर करना है कि किसी प्रोटोजोआ के जंतु में, मान के चलिए कि जैसे कोई प्रोटोजोआ का जंतु है, कोई प्रोटोजोआ का जीव है, अगर इसमें 2 केंद्रक हैं और दोनों केंद्रक एक जैसे हैं तो इसे कहते हैं होमोकैरियोटिक। होमोकैरियोटिक, ठीक है ना, होमोकैरियोटिक। और इसमें 2 केंद्रक तो हैं लेकिन एक तो छोटा है, ठीक है ना, एक तो छोटा है दूसरा बड़ा है, यानी दोनों की डिफरेंट साइज है और दोनों का डिफरेंट रूफ है, तो इसको कहेंगे हेटेरोकैरियोटिक। हेटेरोकैरियोटिक,
ठीक है ना बाबू। तो आपको समझ पा रहे होंगे कि जब किसी भी यूनिसेलुलर जीव में यानी प्रोटोजोआ के किसी जंतु में अगर 2 केंद्रक होगा तो उसे कहेंगे बाई न्यूक्लिएट, 2 से अधिक होगा तो मोर या मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं उसे, बहु केंद्र की, द्विकेंद्र की, एक केंद्र की। मोनोकैरियोटिक का मतलब होता है एक केंद्र की, बाई न्यूक्लिएट का मतलब होता है द्विकेंद्र की, और 2 से अधिक होगा तो उसे कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है बहुकोश की। तो बाबू अगर ये समझिए कि मान लीजिए कोई पैरामीशियम है, एक एग्जाम्पल इसका अगर आप समझें तो जैसे पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं तो बाई न्यूक्लिएट होता है, तो कंफर्म हो गया कि बाई न्यूक्लिएट है। साथ में पैरामीशियम के दोनों जो केंद्रक होते हैं वो छोटा एक होता है, एक बड़ा होता है। तो जब दोनों की साइज एक जैसी नहीं है तो उसको बोलेंगे हेटेरोकैरियोटिक, बाई न्यूक्लिएट। हेटेरोकैरियोटिक का मतलब होता है कि 2 केंद्रक हैं, दोनों अलग अलग हैं, और 2 केंद्रक होने के कारण बाई न्यूक्लिएट तो कहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं तो उसे हेटेरोकैरियोटिक कहा जाता है। अगर दोनों एक जैसे रहेंगे, बिल्कुल एक जैसा रहेंगे, तो इसे होमोकैरियोटिक कहते हैं। होमो का मतलब हो गया समान, हेटेरो का मतलब हो गया असमान। होमो का मतलब होता है सम और हेटेरो का मतलब होता है विषम। तो सम केंद्र की, विषम केंद्र के। सम केंद्र की का मतलब होता है कि जब दोनों केंद्रक समान होंगे तो सम केंद्र की, और दोनों केंद्रक असमान होंगे तो विषम केंद्र की कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। एक केंद्रक होगा तो मोनोकैरियोटिक, ओनली 1 टाइप ऑफ न्यूक्लियस, और अगर 2 या 2 से अधिक होगा तो उसे बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। साथ में होता है मोनोमॉर्फिक या डाइमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि जिनका रंग रूप आकार एक जैसा होता है तो उसे मोनोमॉर्फिक कहते हैं, और जिनके आकार रंग रूप में विविधता होती है वो बाइमॉर्फिक या डाइमॉर्फिक होते हैं। डाई का मतलब होता है द्विरूपता, मोनोमॉर्फिक का मतलब होता है एक रूपता। तो जिसमें एक रूपता पाई जाती है उसे मोनोमॉर्फिक कहते हैं, और जिसमें द्विरूपता पाई जाती है उसे डाइमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है बाबू। इसके बाद जो जनरल कैरेक्टर नंबर 4 है, इसमें देखेंगे आप कि ये सॉलिटरी या लूज कॉलोनीज होता है। सॉलिटरी या लूज कॉलोनीज का मतलब होता है, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। जो प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं, प्रोटोजोआ खानदान से यानी संघ प्रोटोजोआ यानी फाइलम प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं वो अकेला रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लूज कॉलोनीज बनाते हैं, यानी एक अस्थायी रूप से कॉलोनी बनाते हैं और उसमें कुछ समय के लिए रह सकते हैं, फिर उसके बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और फिर अपना स्वतंत्र काम करने लगते हैं। इसको कहते हैं लूज कॉलोनी। ठीक है ना। तो ये समझिएगा कि सॉलिटरी का मतलब होता है एकाकी, और एकाकी का मतलब होता है अकेलापन, यानी जब अकेले होते हैं, एक एक होते हैं, सिंगल होते हैं, झुंड में नहीं रहते हैं, अकेले अपना काम कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सॉलिटरी। और यदि ये कॉलोनी बनाते हैं लेकिन अस्थायी कॉलोनी बनाते हैं, इसे कहते हैं लूज कॉलोनी। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर नंबर पॉइंट का 5वां पॉइंट देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि नेक्ड, या तो ये नंगे होते हैं। नंगे होने का मतलब होता है जैसे हम लोग कपड़े नहीं पहनेंगे तो नंगे रहेंगे, वैसे ही ये बेचारे नंगे होते हैं। नंगा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इनकी बॉडी पे किसी तरह का कॉम्पैक्ट, मजबूत, खूब ठोस आवरण नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि इनके ऊपर पेलिकल का एक आवरण पाया जाता है। जैसे पेलिकल एक आवरण हो गया, जैसे हम लोगों के ऊपर स्किन होती है, त्वचा बोलते हैं उसे, उसी तरह से प्रोटोजोआ जंतुओं में एक उनके ऊपर आवरण पाया जाता है स्किन के जैसा पतला सा, ठीक है ना, जो इलास्टिक मजबूत भी होता है, उसको पेलिकल कहते हैं। तो या तो इसके ऊपर पेलिकल होता है और या तो ये नेक्ड होते हैं। नेक्ड मतलब होता है नग्न, नग्न मतलब होता है नंगा, और नंगा का मतलब ये मत समझिएगा कि जो उन्हें झगड़ा वगड़ा कर लेते हैं, नंगाई करने लगते हैं, उससे नंगा कहते हैं। नंगा का मतलब होता है निर्वस्त्र, जैसे जो कपड़े नहीं पहने उनको नंगा कहते हैं, उसी तरह से नेक्ड हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद बाबू आप देखेंगे कैरेक्टर नंबर 6, ध्यान से समझते रहिएगा। ये कोई जैसे सिंपली भगा हुआ क्लास नहीं कि मतलब फटाक 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 बताते चले जाओ, आपको बीएससी में है, इस कंटेंट को अच्छे से समझते रहिएगा। सामने बुक रख लीजिए, नोट्स रख लीजिए, अपना कॉपी कलम, और उसे अच्छे से लिखते जाइए, समझते जाइए। और जहाँ जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता वीडियो थोड़ा सा पोस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप फिर देख लीजिए, फिर उसके बाद ऑन कर दीजिए, वीडियो चलती रहे। इससे फ़ायदा आपका होगा कि कंसेप्ट आपका जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको कंटेंट परीक्षा में अगर आप समझ पाएंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे, और समझ पाएंगे तो आगे परीक्षाओं में भी काम करेगा।
इसके बाद बाबू पॉइंट नंबर आपका 6 है, जो जनरल कैरेक्टर का है 6 है। ये होता है सिंगल सेल फॉर्म, यानी इनकी बॉडी जो होती है वो सिंगल सेल से बनी होती है। अभी आप यहाँ देखा है कि यूनिसेलुलर होते हैं, उसी तरह से ये सिंगल सेल फॉर्म होते हैं, यानी ये कोशिका से बने होते हैं। और इनका जो भी बॉडी के एक्टिविटी होती है, बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी इनकी होती है, ये कई कोशिका के अंदर होती है। जैसे मान लीजिए गाँव में रहते हैं, तो जब गाँव में रहते हैं तो आपका घर है तो 4-5 ठो रूम होता है, तो कुछ कामों में, कुछ कामों में, कुछ कामों में, कुछ कामों में, तो सिस्टम बड़ा हो गया आपका। लेकिन आप भी अगर शहर में चले जाएंगे तो एक रूम मिलेगा आपको, एक रूम में सब काम आपको करना होता है, उसी में सोना है, उसी में नहाना है, उसी में धोना है, सब एक्टिविटी एक लिमिट दायरे में होने लगती है। वहाँ पे कंजेस्टेड कंडीशन होने लगती है, तो उस सीमित दायरे में अपना बिता लेते हैं। सब मान के चलिए कि ये बेचारे सिंगल सेल के होते हैं, इनमें रेस्पायरेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, सब कुछ एक ही कोशिका के अंदर होता है। और हम लोग हैं तो बड़े मकान वाले हैं, तो हम लोगों का सिस्टम खूब बड़ा है, डाइजेशन कहीं हो रहा है, रेस्पिरेशन कहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन कहीं हो रहा है, अलग अलग सिस्टम से होता है। इसके बाद है बाबू जो जनरल कैरेक्टर नंबर 7, तो जो जनरल कैरेक्टर नंबर 7 है, इसमें क्या लिखा है कि लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि जो प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं वो चलते कैसे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को लोकोमोट कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को पलायन कैसे करते हैं, कैसे जाते हैं। और अक्सर ये जो प्रोटोजोआ के जंतु होते हैं सब एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, ठीक है ना। तो एक्वेटिक शब्द का मतलब होता है जलीय, हैबिटेट का मतलब होता है वासस्थान। तो ऐसे जंतु जिनका वासस्थान पानी में होता है उसे एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। समझ पा रहे हैं? एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब हो गया जो उन्हें पानी में रहते हैं, और जो उन्हें पानी से भरे जमीन पर रहते हैं, धरातल पे, तो उनका हैबिटेट कौन सा होता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब होता है स्थलीय प्राणी। ऐसे प्राणी जो जमीन पे रहते हैं उसे स्थलीय कहते हैं, जो उन्हें पानी में रहते हैं उसे जलीय कहते हैं। तो प्रोटोजोआ के जंतु मैक्सिमम या अधिकतम क्या होते हैं? जलीय होते हैं। तो जल में भी इनको तैरने के लिए जगह चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम जो उन्हें माध्यम से ये घूम ले पूरा तालाब में, चाहे पोखरा में, चाहे नदी में, चाहे जहाँ रहे, मतलब नाच गा लें पूरा, एकदम घूम घाम ले। जैसे हम लोगों का हाथ पैर है, अब हाथ पैर होता है तो हम एक जगह से दूसरी जगह को चले जाते हैं। तो हम लोगों का जो हाथ और पैर है लोकोमोटरी ऑर्गन्स में आता है। एडाप्टेशन हो गया तो अब हाथ ऊपर हो गए, पैर नीचे हो गया, तो पैर चलने के काम में आता है। अगर हम 4 पैरों से चलते, जैसे आजकल पशु जो अब पशुवत जो कंडीशन है, अगर ऐसी हमारी कंडीशन फ्यूचर में तो नहीं, पास्ट में अगर रही होगी, जैसे हम लोग चौपाए थे तो उस टाइम हम लोग 4 पैर से चले, तो जब 4 पैर से चले तो आगे वाले पैर, हाथ का भी यूज़ किया पैर में, तो इसी को अग्रपाद कहते हैं। और जब टंगियाँ जो होती है दोनों, पैरवा जो होता है इसे पश्चपाद कहते हैं। तो ये अग्रपाद हो गया, ये पश्चपाद हो गया, ठीक है ना। जिसे अपर अपेंडेजेस कहते हैं, इसे लोअर अपेंडेजेस कहते हैं। लेकिन हम लोग सीधा इरेक्ट होकर के चलने लगे, तो जब सीधा इरेक्ट होकर चलने लगे तो हम लोगों का नीचे वाला जो हो गया चलने का वो पैर हो गया। तो वैसे ही इनमें भी होता है लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है, इसमें स्यूडोपोडिया होता है। याद रखिएगा कि जो स्यूडोपोडिया होता है इसी में, इसको हिंदी में कूटपाद कहते हैं या असत्य पैर कहते हैं। ऐसा पैर जो सच में पैर नहीं होता है, पैर जैसा बनेगा और उसके बाद चलने के बाद वो पीछे से बिगड़ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे पॉलीथीन है और पॉलीथीन में पानी भर दिया और भर करके ढगरा देंगे पानी, तो जब पानी ढगराएंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्लास्टिक फैलती जाएगी और पीछे से बिगड़ती जाएगी। तो वैसे ही ये जो स्यूडोपोडिया की कंडीशन है, ये स्यूडोपोडिया पाया जाता है अमीबा में। तो स्यूडोपोडिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन है प्रोटोजोआ का। इसके अलावा फ्लैजिला होता है, जैसा कि आपने यूग्लिना में देखा होगा, यूग्लिना में एक तो फ्लैजिला ऐसे पाया जाता है। उसके बाद सिलिया आपने देखा होगा, सिलिया को हिंदी में पछमाभिका कहते हैं, इसको हिंदी में पछमाभिका कहते हैं, इसको हिंदी में कसाभिका कहते हैं, इसको हिंदी में असत्य पैर कहते हैं या झूठा पैर कहते हैं, इसको कूटपाद कहा जाता है हिंदी में, ठीक है बाबू। तो इनके चलने वाले अंग हैं। उसके बाद है जो कैरेक्टर नंबर 8वां, तो कैरेक्टर नंबर 8वां है कि इनमें न्यूट्रिशन यानी पोषण कैसे होता है। तो इसमें पोषण 2 तरीके से, मूल रूप से 2 तरीका इनका है। एक है होलोजोइक टाइप। अच्छा, होलोजोइक का होता है कि जैसे हम लोग यानी एनिमल जैसे भोजन लेता है,
एनिमल में जिस तरह से भोजन लेने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं होलोजोइक। और जैसे प्लांट लेता है, मतलब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और अपना भोजन अपने से बना लेते हैं, तो प्लांट जैसे लेता है उसको कहते हैं होलोफाइटिक। तो इनमें भोजन लेने की प्रक्रिया मूल रूप से दोनों है, एनिमल के जैसा होता है जिसको होलोजोइक कहते हैं, और प्लांट के जैसा होता है जिसको होलोफाइटिक कहते हैं। ये सेप्रोजोइक भी होते हैं या पैरासाइट होते हैं। सेप्रोजोइक का मतलब होता है कि सड़े गले पदार्थों से भी अपना भोजन ले सकते हैं, या पैरासाइट होते हैं यानी परजीवी के रूप में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो परजीवी के रूप में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं जिसको पैरासाइट कहते हैं। अब है बाबू जो जनरल कैरेक्टर नंबर 9 क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होता है। याद रखिएगा डाइजेशन इंट्रासेलुलर जो होता है, आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जब रहे होंगे, तो जब बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आप थे तो उसमें पढ़ना था आपको एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी का एक ही पेपर था, एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो पहले आपका था बायोकेमिस्ट्री, जब बायोकेमिस्ट्री खत्म हुई तो उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी शुरू हो गया। एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेशन था, रेस्पिरेशन था, सर्कुलेशन था, नर्वस सिस्टम उसी में था, उसी में आपका मस्कुलेचर था। तो जब सभी आर्गन्स आपको सभी सिस्टम पढ़ने थे तो उसी में एक चैप्टर था डाइजेशन का, और डाइजेशन में बताया गया था कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय समझ रहे होंगे आप, बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि जिनकी शरीर कई 100 कोशिकाओं से, यानी 3, 4, 5, 10, 20 यानी मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं, ठीक है ना। जौने में ढेर कोशिका होती है, मारे कोशिका होती है। तो समझिएगा बाबू कि जो बहुकोशिकीय होते हैं उनके शरीर में एक आर्गन सिस्टम पाया जाता है, यानी मसल्स जो होती है वो एक जैकेट यानी एक ट्यूब बनाती है जिसके अंदर भोजन जाता है और उसके बाद उससे एंजाइम निकलते हैं और भोजन का पाचन थैली के अंदर होता है, यानी कोशिका से बाहर होता है बड़े जंतुओं में। तो बड़े जंतुओं में डाइजेशन जो होता है वो कोशिका से बाहर होता है, कोशिका से बनी जो थैली होती है जिसे हम लोगों में आमाशय होता है, तो आमाशय में भोजन का पाचन होता है। तो जब आमाशय में भोजन का पाचन होगा तो आमाशय कोई कोशिका नहीं है, एक अंग है, और उसके ऊपर जो चादर जैसी दीवार बनी हुई है, थैली जैसी, मान के चले कि जैसे मान लीजिए कि ये आमाशय आपका है, तो ये आमाशय मान लीजिए, तो इस आमाशय के चारों तरफ जो दीवार है ये कोशिका की बनी हुई है, और इसी में आपका भोजन टप सही आएगा। जब आएगा तो चारों तरफ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है जूस निकालेंगे जिसको एंजाइम कहते हैं, और भोजन का डाइजेशन इस थैली के अंदर होता है, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बाह्यकोशिकीय पाचन हिंदी में कहा जाता है। ऐसा पाचन जो कोशिका से बनी थैली में कोशिका से बाहर पाचन होता है। ऐसा मत समझिएगा कि शरीर से बाहर होता है। पेटवा में थैली है गुब्बारा जैसी, वही गुब्बारा जैसी थैली, तो जो गुब्बारवा है ओकरे बीचवा में जगह है। तो जब गुब्बारवा का जो लेयर है ना, जो आवरण है, वो मसल्स की बनी है, तो उस मसल्स से एंजाइम निकलते हैं और भोजन उसके बीच में पचता है। तो भोजन के दाने जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, कोशिका आपकी छोटी छोटी होती है। तो आप भी सोचिए कि भोजन का बड़ा बड़ा कण उस कोशिका के अंदर तो जा नहीं पाएगा, तो कोशिका से बनी थैली में डाइजेशन होता है, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, लोअर एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनकी पूरी बॉडी कितनी कोशिका से बनी है? एक कोशिका से बनी है। जब उनकी पूरी बॉडी एक कोशिका से बनी होती है तो उनके शरीर के अंदर भोजन जाएगा तो उसी कोशिका में पचेगा। तो जब किसी तरह के फूड मटेरियल का यानी भोज्य पदार्थों का पाचन कोशिका के अंदर होता है तो उसे कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसको कहते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। अंतः मतलब अंदर, कोशिकीय मतलब कोशिका के। जो पाचन कोशिका के अंदर होता है उसे अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। राइट या ठीक है। अब इसके बाद जनरल कैरेक्टर नंबर 10। जनरल कैरेक्टर नंबर 10 है, वह है रेस्पिरेशन। श्वसन कैसे होता है? तो इनमें आपको पहले हम बताया था कि ये यूनिसेलुलर होते हैं बेचारे, इनमें बहुत बड़ा ताम झाम नहीं पाया जाता। हम लोगों में तो नाक होती है, ट्रैकिया होता है, और उसके बाद उसमें राइट और लेफ्ट साइड में 2 फेफड़ा होता है। तो हम लोगों के फेफड़ा में तो ऑक्सीजन जाएगी, फिर ब्लड आएगा, उसको लेके कोशिका में जाएगा, फिर कोशिका को देगा, वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलेगा, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती
है एटीपी के रूप में, फिर जो ऑक्सीजन गया था वो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, और वह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः ब्लड में आती है, ब्लड को उसे घुमा के हृदय में लेके आता है, और हृदय से धक्का मारेगा तो चला जाएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आ जाती है, और पुनः जो होता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और वह ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है, और वह ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके चला जाता है। तो हम सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें जो होता है, इनमें बेचारे छोटे छोटे होते हैं, तो अब छोटे छोटे हैं तो इनका जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन मतलब होता है उत्सर्जन और रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो इसका होता है इनके शरीर की सरफेस से होता है। यानी मान के चले कि पानी में होते हैं तो पानी अपने अंदर ले लेते हैं, तो जब अपने अंदर पानी ले लेंगे तो इनके शरीर में पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो इनके अंदर चली जाती है, और उसके बाद उसी ऑक्सीजन से इसका रेस्पिरेशन हो जाता है। बात समझ आ रही है। पानी में रहते हैं तो बाहर से इसमें पानी जाता है और पानी के साथ ऑक्सीजन जाती है, डिजॉल्व रहती है, तो रेस्पिरेशन हो गया। साथ में क्या होता है कि इसके अंदर जो उपापचय की क्रिया हुई थी, यानी कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस होता है जिसको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो जब इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ तो मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद यानी उपापचय होने के बाद इसमें कुछ वर्ज्य पदार्थ, हानिकारक पदार्थ इसके अंदर बनते हैं एक कोश के जीवों के अंदर। और जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो कोनो टंकी थोड़ी बनल ओकरे अंदर कि मारे पनिया भर जाए, भाई पनिया निकलेगा भी तो जब एकरे शरीर से पनिया बहरे जाएगा तो वो करिए संगमा पूरा जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो पनिया के संगे बहरे चल जाला। तो इनका जो ऑक्सीजन लेना और उत्सर्जी पदार्थों को निकालना होता है इसकी बॉडी सरफेस के माध्यम से होता है, जिसको शरीर सतही कहते हैं, और इसके माध्यम से इसके वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन भी होता है और रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद बाबू 11 नंबर का पॉइंट, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन जो होता है, जिसमें मेल फीमेल नॉट नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक ना, रिप्रोडक्शन के लिए इसमें मेल फीमेल जरूरी नहीं होते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन कौन से है? बाइनरी फ्यूजन है, ठीक है ना। बाइनरी फ्यूजन है जो रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे पैरामीशियम का तो उसमें कम्प्लीटली आएगा। तो बाइनरी फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, और एक हो गया मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है, बाइनरी फ्यूजन दो तरह का होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक ना, और एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। आपने देखा होगा कभी कि जो यूग्लिना है, यूग्लिना वो खड़ा खड़ा बीच से चीर जाता है, दो भाग में हो जाता है, तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक ना। तो यूग्लिना में कौन सा डिवीजन होता है, कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फ्यूजन होता है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है। और पैरामीशियम में आधा % कटता है, जैसे पैरामीशियम अगर ऐसा है, ऐसा पैरामीशियम है तो इसमें आधा % कटता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। और इसमें क्या बनता है कि एक पैरामीशियम से कितने पैरामीशियम बनते हैं? 2 पैरामीशियम बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन होता क्या कि ट्रांसवर्स कटता है, और जो अमीबा जो यूग्लिना है तो यूग्लिना ऐसे होता है तो खड़ा खड़ा कटता है, तो भी क्या बनता है? 1 से 2 बनता है, लेकिन इसमें कटने की प्रक्रिया खड़ी खड़ी होती है, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। और पैरामीशियम में जो होता है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। और कुछ इसमें बडिंग भी होती है जिसमें कलिकाएँ बनती हैं, और साथ में इसमें एक मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन का मतलब होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जाने के बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कई ठो झुंड बना लेते हैं, और उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो अपने आप को ये एक्सपेंड करने लगते हैं, फैलाने लगते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ने लगती है। मल्टीपल फ्यूजन है, ठीक है ना। उसके बाद जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कंजुगेशन होता है, इसमें सिंगैमी की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो कंजुगेशन होती है यानी संयुग्मन होता है, और सिंगैमी होती है। और ये सब प्रक्रियाएं आप जब किसी प्रोटोजोआ को, यानी आपके सिलेबस में जो पैरामीशियम पढ़ना है, जब पैरामीशियम आप पढ़ेंगे तो उसमें कंजुगेशन आपका आएगा, उसमें आपका बाइनरी फ्यूजन भी आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जो प्रोटोजोआ के जंतु हैं या प्रोटोजोआ जो फाइलम है, इस प्रोटोजोआ में नियर अबाउट लगभग 50,000 जंतु ज्ञात हैं। ज्ञात का मतलब कि जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक जो प्रोटोजोआ संघ है उस संघ में लगभग 50,000 जंतु ज्ञात हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कह सकते आप कि सिर्फ 50,000 हैं, ये हो सकता है कि रिसर्च और खोज जैसे जैसे होती रहेगी वैसे वैसे ये संख्याएं बढ़ सकती हैं,
ठीक है ना। और इस तरह से ये आपका जनरल कैरेक्टर था प्रोटोजोआ का। तो प्रोटोजोआ का ये जनरल कैरेक्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक लाइन समझ में आई भी होगी और आप अच्छे से इसका नोट कर लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये था हम लोगों का। अब जनरल कैरेक्टर के बाद ये है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में देखना बाबू कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, सहयोगियों ने, उनके साथ एक साथ मिल करके कई लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया है। लेकिन क्लासिफिकेशन के क्रम में एक चीज़ समझेंगे कि एक टेक्सोनॉमिक जो कमेटी थी, टेक्सोनॉमिक कमेटी में एक वैज्ञानिक हैं जो बीएम हॉनिगबर्ग 1964। तो अकॉर्डिंग टू बीएम हॉनिगबर्ग 1964, इनके साथ इनके सहयोगी भी थे, ठीक ना, जिन्होंने मिल करके क्लासिफिकेशन दिया है। मूल रूप से इनका नाम है। तो जो प्रोटोजोआ फाइलम होता है, इसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। प्रोटोजोआ फाइलम को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 4 सब फाइलम में, ठीक है ना। 4 सब फाइलम का मतलब हो गया कि इसको प्रोटोजोआ को फाइलम बोलेंगे। और इसके बाद इसके हो गए 4 सब फाइलम। ये हो गया संघ और ये हो गया उपसंघ। उपसंघ में पहला नंबर है सार्कोमैस्टिगोफोरा, ठीक है ना। तो जो सार्कोमैस्टिगोफोरा है ये थोड़ा सा बड़ा सब फाइलम है, ठीक है। सार्कोमैस्टिगोफोरा बड़ा सब फाइलम है। और इस बड़े सब फाइलम की विशेषता है कि इसमें 3 सुपर क्लास हैं, ठीक है ना। तो सार्कोमैस्टिगोफोरा में 3 सुपर क्लास हैं। कौन कौन सा सुपर क्लास है? पहला सुपर क्लास है, तो पहले सुपर क्लास को हम कहते हैं सब फाइलम में अगर देखें तो सब फाइलम नंबर 1, ये सब फाइलम नंबर 2, ये सब फाइलम नंबर 3 और ये सब फाइलम नंबर 4 है। सब फाइलम 4 हैं। उसमें जो पहला सब फाइलम है सार्कोमैस्टिगोफोरा, सार्कोमैस्टिगोफोरा सब फाइलम में सुपर क्लास 3 हैं, जिसमें पहले सुपर क्लास का नाम है मैस्टिगोफोरा। तो सार्कोमैस्टिगोफोरा का पहला सुपर क्लास है मैस्टिगोफोरा। और मैस्टिगोफोरा में 2 क्लास आते हैं, फाइटोमैस्टिगोफोरिया और जूमैस्टिगोफोरिया। इसके 2 क्लास हैं, ठीक है ना। ये जो आप दिख रहा है रेड कलर से लिखा गया है, ये क्या है? टोटली क्लास है। जैसे ये रेड कलर से जो दिख रहा है ना, ये सभी क्लास है, ठीक है ना। ये सभी क्लास है, ये सभी क्लास है। ध्यान दीजिएगा कि जो मैस्टिगोफोरा है, जो सुपर क्लास है, इसमें 2 क्लास हैं जिनका नाम है फाइटोमैस्टिगोफोरिया और जूमैस्टिगोफोरिया। फाइटोमैस्टिगोफोरिया का एग्जाम्पल है यूग्लिना और वाल्वाक्स। फाइटोमैस्टिगोफोरिया में यूग्लिना और वाल्वाक्स आता है और जूमैस्टिगोफोरिया में आता है ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया, ठीक है ना। तो ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया किस में आता है? जूमैस्टिगोफोरिया में आता है। और यूग्लिना और वाल्वाक्स किस में आता है? फाइटोमैस्टिगोफोरिया में आता है। सार्कोमैस्टिगोफोरा का सुपर क्लास नंबर 2 है ओपैलिनेटा है, ओपैलिनेटा। तो जो ओपैलिनेटा है इसमें ओपैलिना आता है, इसमें कोई भी क्लास नहीं है। इसका एग्जाम्पल है ओपैलिना, ठीक है ना। तो जो सार्कोमैस्टिगोफोरा है इसका जो सुपर क्लास नंबर 2 है ओपैलिनेटा, ओपैलिनेटा का एग्जाम्पल है ओपैलिना। इसके बाद आते हैं हम तीसरे सुपर क्लास में। सुपर क्लास तीसरे का नाम है सार्कोडीना, ठीक है ना। सार्कोडीना का पहला क्लास है राइजोपोडिया, ठीक है ना। तो राइजोपोडिया का जो एग्जाम्पल है, राइजोपोडिया क्या है? क्लास है। और इसका एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है ना। इसी अमीबा में कूटपाद पाया जाता है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। इसी का दूसरा क्लास है एक्टिनोपोडिया, ठीक है ना। तो एक्टिनोपोडिया में आता है एकैंथोमेट्रा, ठीक है। एकैंथोमेट्रा क्या है? इसका एग्जाम्पल है। एक्टिनोपोडिया का एग्जाम्पल है एकैंथोमेट्रा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर का जो क्लास है जिसको हम कहते हैं पायरोप्लाज्मिया, ठीक है ना। दूसरा क्या है? एक्टिनोपोडिया है। पहला क्या है? साइजोपोडिया है। और तीसरा क्या है? पायरोप्लाज्मिया। तो पायरोप्लाज्मिया सार्कोडीना सुपर क्लास का तीसरा क्लास है जिसमें बाबेसिया आता है,
जिसमें क्या आएगा, बबेशिया आता है। बबेशिया क्या इसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का मेंबर है। इसके बाद देखेंगे कि जो प्रोटोजोआ का सब फाइलम नंबर 1 सार्कोमेस्टिगोफोरा में सुपर क्लास 3 है। उसके बाद जो मैस्टिगोफोरा इसमें 2 क्लास हैं। ओपैलिनेटा में 1 भी क्लास नहीं है। सार्कोडेना में 3 क्लास है, ठीक है। उसके बाद स्पोरोजोआ जो सब फाइलम नंबर 2 है, स्पोरोजोआ में 3 क्लास हैं। टीलोस्पोरा है, टीलोस्पोरा का एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस। इसके पहले जब एनुअल सिलेबस चलता था तो इस एनुअल सिलेबस में मोनोसिस्टिस की हम लोगों को लाइफ साइकिल पढ़नी होती थी। एक तरह का परजीवी प्रोटोजोआ था। हालांकि सेमेस्टर सिस्टम में इससे सिलेबस से निकाल दिया गया है, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट में हम लोग अमीबा पढ़ते थे और मोनोसिस्टिस हम लोग बीएससी में पढ़ते थे। बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते थे प्रोटोजोआ में। हालांकि जब सिलेबस चेंज हुआ है तो अब ये सब जो चीज़ें हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे एनुअल वाले सिस्टम में, और एनईपी के बाद हम ये सब चीज़ें 5वें सेमेस्टर यानी 3rd ईयर में आके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पढ़ना सब बीएससी का मैटर ही आगे पीछे कर दिया गया है बीएससी में। तो इसमें हो गया टीलोस्पोरा, ठीक है ना। तो टीलोस्पोरा हो गया मोनोसिस्टिस। इसके दूसरा क्या है, टॉक्सोप्लाज्मिया। तो जो टॉक्सोप्लाज्मिया, इसमें टॉक्सोप्लाज्मा एग्जाम्पल है इसका। और तीसरा हैप्लोस्पोरा जिसमें इक्थियोस्पोरिडियम आता है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है इक्थियोस्पोरिडियम, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आएगा सब फाइलम नंबर 3 है जिसका नाम है निडोस्पोरा, ठीक है ना। CNIDOSPORA। निडोस्पोरा जो आता है, निडोस्पोरा में 2 क्लास हैं। पहले क्लास का नाम है मिक्सोस्पोरिडिया, ठीक है ना। मिक्सोस्पोरिडिया में मैग्जीडियम आता है। एक एग्जाम्पल है मैग्जीडियम, ठीक है ना, नोट कर लेंगे। और उसके बाद इसी का दूसरा जो क्लास है माइक्रोस्पोरिडिया। तो माइक्रोस्पोरिडिया जो होता है उसमें नोसेमा आता है, नोसेमा इसका एग्जाम्पल है नोसेमा। और उसके बाद देखेंगे सब फाइलम जो प्रोटोजोआ का नंबर 4 है जिसको कहते हैं सिलियोफोरा। तो जो सिलियोफोरा है, सिलिया से समझ पा रहे हैं कि इसमें पैरामीशियम आएगा, क्योंकि पैरामीशियम में सिलिया पाया जाता है। बहुत से इसके क्लास सब क्लास हैं। सब क्लास के साथ साथ इसका ऑर्डर भी है। मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन क्लास तक किया है, फाइलम टू क्लास, ठीक है ना। फाइलम से क्लास तक का मैंने ऑर्डर किया, क्लासिफिकेशन किया। अगर आर्डर तक का क्लासिफिकेशन आपको करना होगा तो आप आर्यल कोटपाल की किताब ले लीजिए और उसके बाद वहाँ से आप उसको चाहें तो ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखेंगे कि जो सिलियोफोरा है, इस सिलियोफोरा में सिलिएटा क्या है, क्लास है, और पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका ये क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का। उम्मीद करते हैं कि ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो बुक में जब आप लिखेंगे ना तो आपका बहुत कम्प्लेक्सिटी दिखेगी। अगर उम्मीद करते हैं कि आप इसको आप चाहे तो रोक के वीडियो आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे पूरी क्लासिफिकेशन की जो ये पूरा चार्ट है, ये चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर उसका अगर क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट से फ़ायदा ही हो जाएगा कि एक जगह रहेगा, आप फ़ोटो से उसका पुनः क्लासिफिकेशन अपने रफ में नोट कर सकते हैं। 2 4 5 बार 6 बार 7 बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। तो क्लासिफिकेशन याद करने का एक तरीका है, जितनी बार आप लिखेंगे, बढ़िया से चार्ट बना के लिखेंगे, जितना आप लिखेंगे उतना याद होगा। और इसे देख देख करके याद करेंगे तो मान के चलिए कि मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा याद करिए। पहले प्रोटोजोआ, उसके बाद फिर चारों सब फाइलम। जब चारों सब फाइलम याद हो जाए तो एक सब फाइलम पकड़िए, उसके एक ठो सब क्लास को, सुपर क्लास को पकड़िए, उसको पूरा करिए। फिर दूसरे सुपर क्लास को करिए, फिर तीसरे सुपर क्लास को करिए, फिर दूसरे सब फाइलम में आइए, फिर तीसरे सब फाइलम में आइए, चौथे सब फाइलम में। और एक बार में थोड़ा थोड़ा लिख करके याद कर लीजिए स्लॉट में, और उसके बाद सबको जोड़ करके पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आप। तो क्लासिफिकेशन लिखने से याद होगा, देखने से और इस तरह से एक किताब ऐसे लेकर के देखने से नहीं याद होगा। क्लासिफिकेशन का एक तरीका है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करके लिखेंगे उतना ही अच्छे से क्लासिफिकेशन आपको याद होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये आज का ये जो पहला लेक्चर आपका है 5वें सेमेस्टर का, ये आपको समझ में आया होगा। जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम
प्रोटोजोआ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें अगले लेक्चर में जिसमें आपको पैरामीशियम पढ़ाएंगे और मार्फोलॉजी, उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए आप उम्मीद करते हैं कि वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। गुड नाइट।